बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, मुसलमान साइंसदानों ने इल्म, हुनर और तहकीक की बदौलत साइंसी मैदान में बेपनाह खिदमात अंजाम दी। जब मुसलमानों ने इल्म, हुनर और तहकीक को अपनाया, मुसलमानों ने दुनिया पर हुकूमत की। मुसलमानों ने तहकीक के मैदान में बेशुमार किताबें लिखीं। जब मुसलमानों ने तहकीक को छोड़ा तो ज़वाल का शिकार हो गए और गैरों ने उन पर हुकूमत की। मगरबी अक़वाम ने इन किताबों का तर्जमा किया और इन्हें अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना शुरू कर दिया। मुसलमानों की तहकीक को आगे बढ़ाते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे निकल गए। आज मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे हैं, उनका इन्हिसार मगरिब पर है। आज हम मुसलमान साइंसदानों के बारे में बताएंगे। वैसे तो बहुत से मुसलमानों ने साइंस के मैदान में काफ़ी काम किया, इनमें से 15 काबिल ज़िक्र हैं। हम अपनी वीडियो में सिर्फ 4 का जिक्र करेंगे, बाकी इंशाअल्लाह अगले पार्ट में आपको बताएंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी 780 में पैदा हुए। आपने रियाजी, फल्कियात और ज़मीन पर तहकीक की। ख्वारिज़मी की ज़िंदगी के बारे में कुछ तफसीलात मालूम हैं। वो अब्बासी सल्तनत में सूबा खुरासान, जो अब उज़्बेकिस्तान का सूबा ज़वारम है, के नाम से ख्वारिज़म से आया। उसकी कुनियत अबू अब्दुल्ला या अबू जाफ़र के तौर पर दी जाती है। उनके अबू जाफ़र मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी के पूरे नाम से मौर्रिख़ीन अख़ज़ कर सकते हैं कि वो मूसा का बेटा था। उसके अबाउजदाद खैवा, जो उस वक्त ख्वारिज़म से था, आए थे, जो वस्ती एशिया में बहरा अराल के जनूब में एक शहर है। ये शहर दरे दजला और फ़रात के दरमियान वाक़ है। मौरिख़ तिबरी ने इनका नाम मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी लिखा। कतर बबली की सिफ्त में इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो बगदाद के करीब एक छोटे से कस्बे कतर बबल से आया था। तिबरी की तरफ से दी गई एक सिफ्त के मुताबिक वो ज़रतशी मज़हब का पैरोकार था, लेकिन ख्वारिज़मी के अल-जबरा के मुंतकी लफ्ज़ के पेश नज़र वो एक रसूख़ल अक़ीदा मुसलमान था। अल-ख्वारिज़मी ने अपना ज़्यादातर काम 813 से 833 के दरमियानी अरसा में मुकम्मल किया। इस्लामी फ़तह फ़ारस के बाद बगदाद साइंसी उलूम और तिजारत का मरकज़ बन गया। चीन और हिंदुस्तान के दौर में बहुत से साइंसदानों और ताजरों ने यहाँ का सफ़र किया। अल-ख्वारिज़मी ने खलीफा अल-मामून के कायम करदा हाउस ऑफ विज़डम में बतौर स्कॉलर काम किया, जहाँ उसने साइंस और रियाजी की तालीम हासिल की। यूनानी और संस्कृत के साइंसी नुस्खों का तर्जमा किया। नाज़रीन ग्रामी, कदीम दुनिया के साइंसदानों में मार्गरेट जे एंडरसन कहते हैं, ख्वारिज़मी जब बगदाद में रहता था तो ये एक बिल्कुल नया शहर था, लेकिन हिंदुस्तान फ़ारस से आने वाले तिजारती रास्तों और बहरा रूम की बंदरगाहों की जगह पर महल वक़ू इसकी तेज़ी से तरक्की का बायस बना। 813 से 823 तक बगदाद पर खलीफा मामून की हुकूमत थी। वो ख़ुद एक पुरजोश आलिम और फ़लसफ़ी था। उसने शहर को इल्मी मरकज़ में बदल दिया, हाउस ऑफ विज़डम कायम किया, उलमा को हुक्म दिया क्लासिकी यूनानी मतून का अरबी में तर्जमा करें। उन किताबों की कापियाँ स्पेन और सिसिली के तालीमी मरकज़ में ख़त्म हुई। बाद में उनका लातीनी तर्जमा किया गया और उन्हें यूरोप भर की यूनिवर्सिटियों में भेजा गया। रियाजी, फल्कियात, इल्म नजूम, जोग्राफिया और नक्श निगारी में बहुत काम किया। अलजबरा, मुसल्लसियात और उनकी दिलचस्पी के शोबे में बहुत काम हुआ। लकीरी और चौकोर मसावात को हल करने के लिए उनके मुनज़्ज़म और मंतकी अंदाज़ फ़िक्र ने अलजबरा के नज़्म ज़ब्त को शक्ल दी। इस मौजू पर आपकी 830 किताबुल मुख्तसर फ़ी हिसाबुल जबर वल मुकाबला का पहला तर्जमा 12वीं सदी में लातीनी ज़बान में हुआ। उनकी किताब ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू नंबर्स तकरीबन 825 में लिखी गई, जो मशरक़ वस्ता और यूरोप भर में हिंदुस्तानी निज़ाम शुमार के फैलाव के लिए बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार थी। इस किताब का 12वीं सदी में लातीनी ज़बान में तर्जमा किया गया। अल-जरोटोनमी डी नुमेरो एंडोरम, जिसे लातीनी ज़बान में अलगोरिथमी के तौर पर पेश किया जाता है, जिससे अलगोरिथम की इस्तिलाह शुरू हुई। कुछ शराकतें साबका फ़ारसी और बाबली फ़ल्कियात, हिंदुस्तानी आदात और यूनानी ज़राए पर मबनी थीं। आपकी वफ़ात 1850 में हुई। इब्न इशाक अल-किंदी, आप 801 में कूफा में पैदा हुए और बगदाद में तालीम हासिल की। वो हाउस ऑफ विज़डम में एक नुमाया शख्सियत थे। मुतअद्दिद अब्बासी खुलफा ने उन्हें यूनानी, साइंसी और फ़लसफ़ियाना मतन की अरबी ज़बान में तर्जमा की निगरानी के लिए मुकर्रर किया। उसने मुस्लिम दुनिया में बैलेंसिंग और
पैरोपेटिक फ़लसफ़े की तरकीब, मुआफ़क़त और फ़रोग़ दिया। उन्होंने तिबियात, इख़लाक़ियात, मंतक, नफ्सियात से लेकर तिब, फार्मासोलॉजी, रियाजी, फ़ल्कियात, इल्म नजूम और नज़रियात पर परफ्यूमेटिक सैकड़ों मकाले लिखे। तलवारें, ज़ेवरात, शीशा, रंग, हैवानात, जवार, आईना, मौसमियात और ज़लज़ले, रियाजी के मैदान में अलकिंदी ने इस्लामी दुनिया में हिंदू हिंसों को मुतारिफ़ कराने में अहम किरदार अदा किया। अलकिंदी की किताब, जिसका उन्वान है मखतूता पर डेस्फेरिंग क्रिप्टोग्राफिक मैसेजेस, ने खुफिया तज्ज़िया को जन्म दिया, शुमारियाती तखमीना का कदीम तरीन इस्तेमाल किया, साइफ़र को तोड़ने के नए तरीके, ख़ास तौर पर तादाद का तज्ज़िया। उन्होंने एक ऐसा पैमाना बनाया जो डॉक्टरों को इस काबिल बनाए कि वो रियाजी और तिब को मिलाकर दवाइयों की तासीर का अंदाज़ा लगा सकें। आपकी वफ़ात 873 में हुई। अबू नसर अल-फ़ाराबी, इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। आप 872 में ईरान में पैदा हुए। अल-फ़ाराबी ने अपने दौर में मंतक और फ़लसफ़े का सुराग लगाया। उनका नाम अबू नसर मोहम्मद बिन मोहम्मद अल-फ़ाराबी था। उनकी पैदाइश वस्ती एशिया के बहुत से मकामात में से कोई एक हो सकती है, जो कि खुरासान के नाम से जाना जाता है। लफ्ज़ फ़ाराब फ़ारसी ज़बान की इस्तिलाह है जो कि किसी मोहल्ले में पानी के चश्मों से सैराब होता है। अल-फ़ाराबी ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बगदाद में गुजारा। उसने मुस्तकबिल के दस्तों की मौज़ूआत, ज़ुमरों की तादाद, ताल्लुक़, मंतक और ग्रामर के दरमियान ताल्लुक़ और तखमीना, गैर औसतों की शक्लों पर गुफ्तगू की। उसे मंतक को दो अलग अलग ग्रुपों में दर्जा बंदी करने का सहरा भी जाता है, पहला ख्याल और दूसरा सबूत। अल-फ़ाराबी ने मशरूत एनालॉजिकल साइलोजिस्मिस के नज़रियात पर गौर किया। अल-फ़ाराबी ने मौसीकी पर किताब अल-मौसीकी अल-कबीर के नाम से लिखी। मौसीकी के रूह पर इलाज के असरात, इसके अलावा तकरीर पर उसके असरात के बारे में भी बात करता है और ये वाज़े करता है मौसीकी को तकरीर के लिए असल में किस तरह फ़िट किया जाए, यानी शायरी के मतन के मानी को अपग्रेड करने के लिए एक फ़लसफ़ी के तौर पर अल-फ़ाराबी इब्तदाई इस्लामी फ़लसफ़े के अपने मकतब के बानी थे, जिसे फ़ाराबियत कहा जाता है। फ़लसफ़े की सतह पर फ़ाराबी नज़रिया और अमल को यकजा करता है। सियासी मैदान में वो अमल को नज़रिया से आज़ाद करता है। फ़ाराबी ने इंसानी इल्म की हदूद का पता चलाया। अल-फ़ाराबी का साइंस और फ़लसफ़े पर कई सदियों से असर था। इल्म में अरस्तू के बाद बड़े पैमाने पर शुमार किए जाते हैं। अल-फ़ाराबी ने अरस्तू के काम पर तबसरा भी लिखा और उसकी सबसे काबिल ज़िक्र तसनीफ़ आरा अहलुल मदीना अल-फ़ादला है, जहाँ उसने एक मिसाली रियासत का नज़रिया पेश किया। अल-फ़ाराबी ने अफलातूनी नुक्ता नज़र को शामिल किया, इस्लामी सियाक़ व सबाक़ के अंदर से एक मतवाज़ी तस्वीर कशी की। अल-फ़ाराबी ने इस्तदलाल किया मिसाली रियासत मदीना की शहरी रियासत थी, जब उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सरबराह मुमलिकत के तौर पर हुकूमत करते थे। वो अल्लाह के साथ बराह रास्त राब्ते में थे। अल-फ़ाराबी ने एक मुख्तसर मुकाला आन वैक्यूम लिखा, जहाँ उसने बातल के वजूद की नौइयत के बारे में सोचा। उसका हतमी नतीजा ये था कि हवा का हुजम दस्तयाब जगह को भरने के लिए फैल जाता है। आपने 950 में वफ़ात पाई। अबू मूसा जाबिर इब्न हय्यान अल-अज़दी, जिन्हें बाज़ौक़ात अल-हरानी और अस-सूफ़ी भी कहा जाता है, अरब केमिस्ट्री का बाप और जदीद फार्मेसी के बानियों में से एक समझा जाता है। वो यूरोपियों में गैबर के नाम से भी जाना जाता है। आप ईरान के शहर तूस में 712 में पैदा हुए। आपके वालिद हय्यान अल-अज़दी यमन के अरब कबीले अज़द से ताल्लुक़ रखते थे और फार्मासिस्ट थे। आप उमवियों के दौरे हुकूमत में इराक़ के शहर कूफा में मुकीम थे। हय्यान ने उमवियों के ख़िलाफ़ अब्बासियों की बगावत की हिमायत की और ईरान चले गए, जहाँ जाबिर पैदा हुआ। हय्यान को उमवियों के हाथों कत्ल करने के बाद ये ख़ानदान यमन फ़रार हो गया। जाबिर ने यमन में आलिम हरबी अल-हमेरी की सरपरस्ती में तालीम हासिल की। अब्बासी ख़ानदान के इक़्तिदार संभालते ही वो कूफा वापस आए। वो इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे। उन्होंने केमिस्ट्री, फार्मेसी, फ़लसफ़ा, फ़ल्कियात और तिब में तालीम हासिल की।
وہ ہارون الرشید کے دور میں کیمیا دان تھے۔ ہارون الرشید اور وزراء کا علاج بھی کرتے تھے۔ ان کا انتقال 94 سال کی عمر میں 815 عیسوی میں کوفہ میں ہوا۔ کچھ مصنفین نے لکھا انہوں نے فلسفہ پر 300 کتابیں، میکینیکل ڈیوائزرز پر 1300 کتابیں اور کیمیا پر سینکڑوں کتابیں لکھیں۔ قرون وسطیٰ میں ان کی بہت سی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ ان کی دیگر اہم کتابوں میں کیمیا پر کتاب الزہرا تھی۔ جابر نے یہ کتاب عباسی خلیفہ ہارون الرشید کو وقف کی۔ کیمسٹری پر ان کی کتابیں کتاب الکیمیا، کتاب السبعین کا لاطینی اور مختلف یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ وہ صدیوں تک یورپ میں مقبول رہیں۔ وہ جدید کیمسٹری کے ارتقاء کو متاثر کرتے رہے۔ ایک کتاب الحجر 4 انتہائی باطنی اور ناقابل فہم کوڈ میں لکھی گئیں جو صرف ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں جو اسکول آف کیمیا میں شروع کیے گئے تھے۔ جابر کو کیمیا میں تجرباتی طریقہ متعارف کروانے اور جدید کیمسٹری میں استعمال ہونے والے کیمیائی عمل کی ایجاد کا سہرا بھی جاتا ہے۔ ان میں کرسٹلائزیشن، کیلکولیشن، سبلیمیشن اور بخارات شامل ہیں۔ تیزاب کی ترکیب، ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، ایسیٹک ایسڈ اور ٹارٹرک ایسڈ۔ سب سے بڑی ایجاد امبائک کا استعمال کرتے ہوئے کشید کرنا ہے۔ دیگر اہم ایجادات میں اسٹیل کی ترقی، کپڑے کو رنگنا، واٹر پروف کپڑے کی وارنش اور شیشہ سازی میں مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال ہے۔ زنگ لگنے سے بچنا، پینٹ اور چکنائی کی شناخت بھی شامل ہے۔ اس نے سونے کو تحلیل کرنے کے لیے ایک ورجہ بھی تیار کیا۔ جابر نے قدرتی عناصر کے لیے 3 قسمیں تجویز کیں: روحیں جو گرم ہونے پر بخارات بن جاتی ہیں، دھاتیں جیسے سونا، چاندی، سیسا، لوہا، تانبا اور پتھر جو پاؤڈر میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ نام عناصر کی حالیہ درجہ بندی کے آغاز کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ اگرچہ قدیم کیمیا کا تعلق قیمتی دھاتوں کی تیاری سے تھا، لیکن جابر نے اپنے کام کو تجربات کا استعمال کرتے ہوئے بنیادی کیمیائی طریقوں کی ترقی اور کیمیائی تعاملات اور ان کے اصولوں کے مطالعہ کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح کیمیا کی خرافات اور افسانوں سے نکلنے کی راہ ہموار ہوئی اور سائنس میں نظم و ضبط پیدا ہوا۔ یورپ میں کیمیا کی ترقی جابر بن حیان کی مرہون منت ہے۔ ناظرین گرامی، میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔